फ्रेंड्स, पिछले वीडियो में हमने वैलेंस बॉन्ड थ्योरी को जाना और मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी के बारे में बात की और हमने देखा कि दोनों ही मेथड जो होती हैं वो कोवलेंट बॉन्ड के बारे में स्पष्टीकरण देती हैं। यानी दोनों को समझाने के तरीके थोड़े अलग अलग हैं, पर दोनों ही क्वांटम मैकेनिक्स के सिद्धांत पर आधारित हैं और इलेक्ट्रॉन के वेव फंक्शन के आधार पर कोवलेंट बॉन्ड को समझाती हैं। चलिए हम दोनों का यहाँ पर थोड़ा सा कंपैरिजन करते हैं और हम देखते हैं कि इनमें क्या डिफरेंसेस हैं और क्या सिमिलैरिटीज हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं डिफरेंसेस की। तो हमारे पास वैलेंस बॉन्ड थ्योरी है और हमारे पास मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी है। तो जो बैलेंस बॉन्ड थ्योरी है ये मैथमेटिकली थोड़ा एमओटी की अपेक्षा कठिन है। क्यों? क्योंकि एमओटी में हमने कहा था कि जो मॉलिक्यूल का कंबाइंड वेव फंक्शन होता है वो एटॉमिक ऑर्बिटल के लीनियर कॉम्बिनेशन पर आधारित था। यानी कि जो वेव फंक्शन था वो कुछ इस तरीके से हम उसको बताते थे, है ना। या तो वो सिमेट्रिक मोड में कॉम्बिनेशन होता था जब, या फिर एंटी सिमेट्रिक मोड में। जबकि वीवीटी में हम साई को किस तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं, साई ए इंटू साई वी, और इसके भी कई सारे फॉर्म थे। जब इलेक्ट्रॉन ए पर रहता है, जब इलेक्ट्रॉन बी के पास चला जाता है, या दोनों इलेक्ट्रॉन ए पर आ जाते हैं या दोनों इलेक्ट्रॉन बी पर आ जाते हैं। तो इस तरीके से थोड़ा सा मैथमेटिकली फॉर्म में वीवीटी जो है थोड़ी सी कठिन मेथड है। फिर यदि हम रिजल्ट की बात करें तो एमओटी मेथड से हमें कोवलेंट बॉन्ड के बारे में अधिक एक्यूरेट जानकारी मिलती है। तो एमओटी मेथड थोड़ा ज़्यादा अच्छी है। फिर हमने देखा था कि वैलेंस बॉन्ड थ्योरी में जो एटम्स होते हैं जो मॉलिक्यूल का फॉर्मेशन करते हैं, तो मॉलिक्यूल के बनने के बाद भी एटम्स जो है अपनी आइडेंटिटी बनाए रखते हैं। तो इसमें आइडेंटिटी रहती है, जो एटॉमिक ऑर्बिटल्स हैं उनकी आइडेंटिटी इसमें रहती है। जबकि मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी में हम कहते हैं कि जब एटॉमिक ऑर्बिटल्स मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनाने के लिए एक दूसरे के पास आते हैं तो वो अपनी पूरा उनकी जो आइडेंटिटी है बिल्कुल नहीं बचती, यानी वो अपनी पहचान खो देते हैं। जैसे आप यहाँ पर डायग्राम में देख सकते हैं कि जब हाइड्रोजन एटम से मिलकर हाइड्रोजन मॉलिक्यूल बनता है तो बैलेंस बॉन्ड थ्योरी के अकॉर्डिंग तो सिर्फ थोड़ी सी ओवरलैपिंग होती है। जो इलेक्ट्रॉन शेयर कर रहे हैं वो दोनों न्यूक्लियस के प्रभाव में रहते हैं। पर जब मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनता है तो देखिए वो पूरा का पूरा एटॉमिक ऑर्बिटल समाप्त ही हो जाता है और नए प्रकार का ऑर्बिटल आपको यहाँ पर दिखाई दे रहा है। अब जो वैलेंस बॉन्ड थ्योरी है उसमें हम कहते हैं कि जो एटम जिस इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग कर रहा है उस पर उस एटम का भी पूरा अधिकार रहता है। मतलब वो किसी पूरे मॉलिक्यूल का अधिकार ना होके थोड़ा सा उस दूसरे न्यूक्लियस के संपर्क में रहता है, उसके अट्रैक्शन में रहता है। पर जो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी है उसमें तो इलेक्ट्रॉन पुनः फिर से नए ऑर्बिटल में भरा जाता है। मतलब वो किसी परमाणु विशेष का ना होकर वो पूरा का पूरा किसका हो जाता है, पूरे मॉलिक्यूल का हो जाता है। फिर हमने कहा था कि वैलेंस बॉन्ड थ्योरी में जो वैलेंस शेल के अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन वाले ऑर्बिटल हैं जिनमें कि अपोजिट स्पिन में, मतलब ऐसे ऑर्बिटल्स जिनमें इलेक्ट्रॉन्स अपोजिट स्पिन में हैं, उन्हीं में ओवरलैपिंग होती है। और वो भी ये इलेक्ट्रॉन कौन से हैं, सिर्फ वैलेंस शेल के हैं। जबकि मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी में क्या कहते हैं कि सिर्फ वैलेंस शेल के इलेक्ट्रॉन्स ओवरलैप नहीं होते, बल्कि पूरा का पूरा उसके अंदर तक के इलेक्ट्रॉन्स क्या हो जाते हैं, चाहे वो फील्ड हो चाहे हाफ फील्ड हो, सभी में ओवरलैपिंग हो सकती है और एक समान सिमेट्री के मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बन जाते हैं। फिर हम कहते हैं कि जो बैलेंस बॉन्ड थ्योरी है वो ये कहती है कि जो O2 है वो कैसा होता है, डायामैग्नेटिक। पर वास्तव में ऑक्सीजन का जो मॉलिक्यूल है वो तो पैरामैग्नेटिक नेचर का होता है। तो बैलेंस बॉन्ड थ्योरी ऑक्सीजन के पैरामैग्नेटिक बिहेवियर को नहीं समझा पाई, पर मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी बताती है कि जो O2 होता है वो कैसा होता है, पैरामैग्नेटिक होता है। वो क्यों? वो इसलिए क्योंकि इसके
जब हम मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल डायग्राम बनाते हैं तो हम उसमें देखते हैं कि अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, जबकि वैलेंस बॉन्ड थ्योरी के अकॉर्डिंग तो ऑक्सीजन में सारे इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो पेयर्ड फॉर्म में हैं, क्योंकि पी वाई में ओवरलैपिंग हुई और पी जेड में साइड वाइज ओवरलैपिंग हुई। तो क्या बना, दोनों में एक एक इलेक्ट्रॉन की और शेयरिंग होने से दो दो इलेक्ट्रॉन हो जाते हैं, यानी सारे इलेक्ट्रॉन्स पेयर्ड फॉर्म में होते हैं। फिर हमने देखा था कि बैलेंस बॉन्ड थ्योरी में हमने रेजोनेंस को भी महत्व दिया था। हमने कहा था कि ये जो डिफरेंट पाई के फंक्शन आ रहे हैं, तो हमने कहा था हाइड्रोजन का स्ट्रक्चर पूर्ण रूप से कोवलेंट ना होकर थोड़ा सा आयनिक भी होता है, तो उनके बीच रेजोनेंस पाया जाता है, यानी कि बैलेंस बॉन्ड थ्योरी में रेजोनेंस को महत्व दिया गया, जबकि इसमें रेजोनेंस की कोई बात ही नहीं होती है ना। फिर यदि हम बैलेंस बॉन्ड थ्योरी को देखें तो बैलेंस बॉन्ड थ्योरी में हमने देखा कि जो एटॉमिक ऑर्बिटल शेयरिंग के लिए एक दूसरे के पास आते हैं, तो उसमें जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो दोनों न्यूक्लियस के बीच लोकलाइज्ड रहते हैं। मतलब ये ए हमारा एक एटॉमिक ऑर्बिटल है, ये दूसरा बी है, तो हमने कहा जो शेयरिंग के इलेक्ट्रॉन्स हैं वो कहाँ रहते हैं, दोनों न्यूक्लियस के बीच लोकलाइज्ड रहते हैं। पर मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी क्या कहती है कि इसमें जब ओवरलैपिंग होती है और मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनता है तो इलेक्ट्रॉन फिर सारे में डीलोकलाइज हो जाता है। तो यहाँ लोकलाइज्ड रहता है, स्थानीकृत रहता है, और वहाँ क्या हो जाता है, विस्थानीकृत हो जाता है। फिर और यदि हम इसके बारे में बात करें तो बैलेंस बॉन्ड थ्योरी थोड़ी सी इजी है किस कंपैरिजन में, कि यदि आपको बॉन्ड लेंथ और बॉन्ड ऑर्डर की गणना करना है तो थोड़ा सा सरल है, क्योंकि इसमें हम सिर्फ वैलेंस शेल के इलेक्ट्रॉन्स की ही बात कर रहे हैं, अंदर के कोर इलेक्ट्रॉन्स की तो हम बात ही नहीं कर रहे हैं। जबकि मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी में सारे के सारे इलेक्ट्रॉन्स सभी न्यूक्लियस के प्रभाव में रहते हैं, इसलिए थोड़ा सा कैलकुलेशन यहाँ पर टफ हो जाती है। तो ये इनके डिफरेंसेस थे। पर यदि हम सिमिलैरिटीज की बात करें तो सिमिलैरिटीज में आप देखेंगे कि दोनों थ्योरी, चाहे वो वीवीटी थ्योरी हो चाहे एमओटी थ्योरी हो, ये दोनों थ्योरी कहती हैं कि ऑर्बिटल्स की ओवरलैपिंग से कोवलेंट बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है। मतलब दोनों थ्योरी में ओवरलैपिंग को बहुत महत्व दिया गया है ना। दूसरी बात ये कि दोनों थ्योरी में ये माना गया कि जो ओवरलैपिंग के एटॉमिक ऑर्बिटल्स हैं वो सेम एनर्जी के होना चाहिए, कंपेरेबल एनर्जी होना चाहिए उनके बीच। यदि 1s और 1s के बीच ओवरलैपिंग होती है तो हम कहेंगे हाँ होगी, पर उसी एटॉमिक ऑर्बिटल के यदि हम एक का 1s ले लें और एक का 2s ले लें, है ना, होमोन्यूक्लियर मॉलिक्यूल के लिए, तो ये कॉम्बिनेशन यानी ये ओवरलैपिंग नहीं होगी। तो ओवरलैपिंग कैसी होना चाहिए, दोनों में लगभग समान ऊर्जा वाले ऑर्बिटल्स की ओवरलैपिंग होना चाहिए। फिर तीसरी बात ये भी कही कि ठीक है ओवरलैपिंग हो रही है, एनर्जी भी लगभग एक है, पर एक चीज और जरूरी है जो दोनों थ्योरीज कहती हैं कि दोनों मेथड में जो एटॉमिक ऑर्बिटल्स की ओवरलैपिंग है वो सिमेट्री भी उनकी कैसी होना चाहिए, सेम होना चाहिए। मतलब वो सिमेट्रिक मोड में होना चाहिए। ऐसा नहीं कि 1s और 2py में, ये 1s है जो मान लीजिए x एक्सिस के परिता है और ये आपका y एक्सिस के परिता है, तो py में ओवरलैपिंग नहीं होगी क्योंकि इनकी सिमेट्री कैसी है, अलग अलग है। तो ओवरलैपिंग के दौरान सिमेट्री को भी वैल्यू दी गई है। साथ ही दोनों मेथड में जब इलेक्ट्रॉन्स की फिलिंग कराते हैं तो उन्हीं प्रिंसिपल का यूज करते हैं। कौन कौन से प्रिंसिपल, अवाव प्रिंसिपल, पाउलीज एक्सक्लूजन लॉ और हुंड्स रूल। तो इन्हीं नियमों के आधार पर हम इलेक्ट्रॉन्स की फिलिंग कराते हैं, चाहे वो बैलेंस बॉन्ड थ्योरी हो चाहे मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी हो। तो इस तरीके से हमने देखा कि हर थ्योरी के अपनी अपनी वैल्यू है, अपने अपने गुण है, अपने अपने दोष है, पर दोनों ही मेथड कोवलेंट बॉन्ड को समझाने में काफी सफल रही।